कहा था दे दोगे? हाँ दो। उपाध्यक्ष महोदय, उसका रुक के देना चाहते हो? माननीय सदस्य वरुण जी ने आज इस कॉल इन अटेंशन की शुरुआत करी, उसके ऊपर सरकार ने एक डिटेल्ड रिप्लाई टेबल भी किया। उसके बाद आपने अनेक सदस्यों से सवाल आज यहाँ पूछवाए। मैं एक एक करके जो जो क्वेरी थी प्रयासरत रहूंगा कि अधिकतम के जवाब आज ही दे दूं। दो चार डाटा ऐसे हैं जो बड़े लेंदी हैं, उनको हम टेबल भी कर देंगे या सोमवार को माननीय सदस्यों तक भी पहुंचाएंगे कि जो फैक्ट्स वो पूछ रहे हैं उनको वो भी समझे कि हर चीज एक दिन में नहीं होती। माननीय सदस्य ने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल और फॉर्म की कंफ्यूजन है। अम्बाला क्षतिपूर्ति पोर्टल जो बनाया गया था वो स्टेट हमारा जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसको हम लेकर आगे बढ़े थे, जिसके अंदर पहले जो डेवलपमेंट करी गई थी इस पोर्टल की वो सिर्फ रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर हमारा जो एरिया है उसको कवर करने के लिए बनाया गया। उसके बाद रूरल एरिया के अंदर हमने ऐड किया कि किसी के रेजिडेंशियल हो। जब फ्लड लाइक सिचुएशंस आई तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री विभाग के भी हमने किसी के पशु को नुकसान हुआ हो। धीरे धीरे अर्बन एरियाज की प्रॉपर्टीज भी हमने इसके अंदर ऐड करी और फिर अर्बन एरियाज में रेजिडेंशियल के साथ साथ कई इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की भी डिमांड आई। शॉर्ट स्पैन में ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए दोनों मेथड अपनाए गए। रूरल में 100% क्षतिपूर्ति है और अर्बन के अंदर क्योंकि पर्पसेज अनेक, उन सबको शॉर्ट टाइम में केटर किया जाए इसलिए फॉरम बनाए गए। और पिछले एक हफ्ते से अर्बन के अंदर भी फॉरम की जगह अगर कोई व्यक्ति घर बैठ के जल्दी डाटा अपलोड करना चाहता है तो क्षतिपूर्ति पे अपलोड कर सकता है। आज शाम अगले 10 मिनट का समय और है, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वो अपने आप को अपलोड कर सकता है। जहां सैनी साहब ने बात कही, चले गए कि एक्सेसिव वाटर आए, ये तो ना मैं मना कर रहा ना आप मना कर रहे। पहली बार है कि 800% तक एक्सेसिव रेनफॉल हरियाणा में मॉनिटर किया गया और 300% के लगभग रेनफॉल जो नॉर्दर्न इंडिया के डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में आया वो कम्युलेट होकर यमुना और घग्गर में आया। और उसका नतीजा था कि सिरसा में मेरे जीवन काल का जो मुझे याद है 2010 का वाकया है, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, 24,700 क्यूसिक पानी घग्गर में आया था और रानिया की तरफ बांध टूटा था और बांध टूटने से 16 गांव प्रभावित हुए। इस बार उसी O2 हेड पे हुड्डा साहब भी गए, सेम डे मैं भी गया, सेम डे रंजीत सिंह जी भी गए, अभय सिंह चौटाला जी भी गए। 50,000 क्यूसिक पानी उस समय O2 हेड के नीचे से गया। एक जगह भी ये प्रिपेयर्डनेस थी, बांध टूटा नहीं। जहां मेवा सिंह जी ने कहा कि हमारे एरिया में बांध टूटे, बांध नहीं टूटे। इस बार बांध के ऊपर से पानी ओवरफ्लो किया और उसके बाद बांधों में कटाव आया। मैं स्वयं पानीपत गया था, जो सनोली का वाकया रखा हुआ है मैं उसको बाद में सनोली में जहां पर पानी का कटाव आया वहां पर कंक्रीट का स्लैब था, स्टोन पिचिंग भी नहीं थी, मगर बहाव इतना ज्यादा था, लगातार 4 दिन 3 लाख क्यूसिक पानी एक फ्लो में यमुना में चला तो उसके कारण वहां कटाव। जहां हाईएस्ट वाटर लेवल्स की बात है, ग्रेजिंग डी ग्रेजिंग जो रिवर बेड्स की चलती है निरंतर, उसके लिए समय अनुसार पॉलिसीज बनाई जाती हैं। माइनिंग विभाग उसको टेकअप करता है। अभी डाटा मेरे पास एट हैंड आया नहीं है, मैं चाहूंगा कि मैं सदन के अंदर उसको टेबल फ्यूचर में, क्योंकि किस हमारे ड्रेन में, किस हमारे रिवर बेड में कितनी माइनिंग कब कब हुई है और उससे उसकी डेप्थ कितनी बढ़ाई गई। मगर बिल्कुल इस फ्लड सिचुएशन के बाद ये फैक्ट है कि हमें घग्गर की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हरियाणा पंजाब की हेड टू टेल
की स्टडी एक पुणे के इंस्टीट्यूट से कराई थी और उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फाइनल अप्रूवल के लिए गई है। हरियाणा पूरी तौर पर तैयार है, जैसे ही अप्रूवल आएगी जो रिवर बेड की खुदाई और ज्यादा हमने करनी है, हम उसका तुरंत फंड डिप्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर देंगे कि घग्गर की, क्योंकि घग्गर कोई बहुत चौड़ी रिवर बेड नहीं है, घग्गर की जो ओरिजिनल मलकियत है वो 1 एकड़ की चौड़ाई की। उसके बाद फ्लड प्लेन्स, और फ्लड प्लेन्स के अंदर बांध बने थे 2 समय, एक प्रताप सिंह कैरो जी के समय पे जो एलनाबाद वाली साइड है, और दूसरी तरफ बांध बना था, वो बना था चौधरी देवीलाल जी के समय पे, जब दोनों टाइम फ्लड आई थी और किसानों की मांग थी घग्गर के ही बेड से मिट्टी उठाकर वहां पर बांध बनाए गए। और फिर इस बांध की कनेक्टिविटी को जो फॉलोइंग गवर्नमेंट्स थी इन्हें O2 हेड से लेकर और धीरे 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 पंचकुला तक जहां जहां लगा, तो फार्मर की लैंड पे ही अधिकतम जगह हमने बांध बनाए हैं। वो बांध की मलकियत भी आज किसानों के नाम है, मगर क्योंकि उनकी और जमीन सुरक्षित रहती है तो सहमति से ये फ्लड बांध, और कई जगह जैसे यमुना की बात नीरज जी ने करी आए, वहां पर भी पंचायत के तटबांध बड़े हुए, मगर फ्लो इतना ज्यादा था, मैं स्वयं जाके 5.5 किलोमीटर की चौड़ाई में यमुना जी चल रही थी, ये भी शायद आज तक के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। उसके बावजूद भी फरीदाबाद MC एरिया में एक बूंद पानी नहीं आया। जो आप नक्शे इलीगल कॉलोनी दिखा रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर लोगों के फार्म हाउस थे, और उन फार्म हाउसेज को कंपनीज ने लाइसेंस लेकर काटने का काम किया। और मैं वो टोटली कच्ची कॉलोनी है, फार्म हाउस नहीं है। मैं आपको वो डाटा भी दे दूं, जहां मलिक साहब ने पुरानी बात कही, कमेटी की रिपोर्ट है, कमेटी विजिट करके आई थी, आपके वहां पर पानी निकाला गया था, मैं उसकी कॉपी आपको सोमवार को दे दूंगा। निर्मल जी जो आपके साथ मेंबर थी उनसे भी कम्युनिकेट किया गया, आपने स्वयं फोन नहीं उठाया, जो ऑन रिपोर्ट है। मैं फैक्चुअली आपको मैसेज नहीं आपके पास आया हो, मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास कोई मैसेज नहीं। अरे मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता, ये आप तसल्ली कर लो। चलो मैं आपको रात को भी खुलता, कभी बंद नहीं होता मोबाइल, ये आप पूछ के देख लो किसी से। और आता तो मैं बैक कॉल करता हूँ यदि किसी का भी आता है। चलिए मैं मलिक साहब सोमवार को आपको रिटर्न रिपोर्ट दे दूंगा। ये गलत बयान ना करो, मैं मोबाइल बंद रखता हूँ, कभी नहीं किया मैंने, इसको भी ड्रा करो। जहाँ बलराज कुंडू जी ने कहा कि हमारे एरिया में फ्लड नहीं, एक्सेसिव रेनफॉल के कारण पानी की कम्युनिकेशन है, और उसके अंदर जो इस साल का आपने डाटा मांगा, जो 1100 करोड़ रुपया हमारा फ्लड बोर्ड ने अप्रूव किया, प्रोजेक्ट कोई 3 महीने में सारे कंप्लीट नहीं होते। 3 तरह के फ्लड बोर्ड के अंदर एजेंडाज रखे जाते हैं। एक शॉर्ट टर्म एजेंडा जो इस बार के अंदर 146 थे, जो 6ठे महीने तक सारे कंप्लीट हो। फिर है मिड टर्म एजेंडाज, वो थे 350, जिसमें लंबी पाइपलाइन ले डाउन होनी है, पंप्स लगने हैं, बिजली की तारों से रेगुलर सोलर पंपिंग या बिजली की पंपिंग होनी है, वो खत्म होने हैं अगले साल के 6ठे महीने। और एक लॉन्ग टर्म एजेंडाज है जो कि 2 से 3 साल तक के एजेंडाज होते हैं, जिसमें अंडरग्राउंड बड़ी पाइपलाइन ले डाउन होती है, एक्विजिशंस भी होती है। उसके अंदर 98 एजेंडाज थे, जिसके लिए 435 करोड़ रुपया सरकार ने देने का काम किया है। मैं आपको अलग से महम के अंदर कौन कौन से काम टेकअप हुए हैं उसका ब्यौरा आपको भिजवाने का काम करूंगा। महम ड्रेन और लाखनमाद ड्रेन जो आप पता करवा सकते हो, हर जगह टूटी है, कि उसके बैंक्स इतने जर्जर हो चुके हैं। सफाई के नाम पे सिर्फ ढकोसला होता है, कुछ भी नहीं किया जाता। आप पता करवा सकते हैं, नहीं तो मैं गांव वालों से रिपोर्ट करके उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके आपको भिजवा दूंगा। और मैं आपकी जानकारी, गांव के अंदर जो पानी भरा हुआ था, अकेले मुख्यमंत्री जी का गांव है निंदाना के अंदर 50 घरों में दरार आ गई, गरीब आदमी वो घरों से बाहर बैठे हैं दूसरे घरों में।
मैं उसका पूरा डाटा दे सकता हूं। मुख्यमंत्री जी, आप इस बात की मेरे निवेदन है, आप अपने गांव से डाटा मंगाना गरीब आदमी के, क्योंकि गांव में वो आपने सीवरेज जो डलवाया था, उस सीवरेज ही बरसात में वो सारे बैठ गया। सीवरेज तो चला नहीं, लेकिन वो कम से कम 50 लोगों के गरीब आदमी घर जरूर गिर। आप जवाब सुनो कुंडू जी एक बार। 100 लोगों के गरीब आदमी गांव के घर भी गिर चुके हैं। ये डिबेट का अलग इशू है। जहां आपने डाटा मांगा है, मैं फ्लड नहीं आई, एक्सेसिव रेनफॉल है, पहले करेक्ट हो जाओ आप। फ्लड आई है जहां पर यमुना, आप कुंडू जी बैठो, सुनो एक बार जवाब। डांगरी टूटी है और जहां पर एक्सेसिव रेनफॉल के कारण वाटर एक्यूमुलेशन हुई है, वो एक्सेसिव रेनफॉल में काउंट होगा। आज की जो चर्चा है वो चर्चा, बैठो कुंडू जी बैठो आप। अध्यक्ष महोदय, जहां डिटेल्स और मांगी गई थी, 286 बैठो कुंडू जी, आप बीच में मत बोलिए। आप नहीं, आप बैठिए, आप ऐसे नहीं बीच में लेने का काम कुंडू जी, किया। आप बैठिए, 99 ऐसे नहीं चलता, बैठिए आप। काम किया, 12 मोबाइल वीटी पंप्स और कुंडू जी आपने अपनी बात रख ली, आप बैठिए। नहीं, आपको अलाउ नहीं करे अभी हमने वहां पर लगाए हैं। और 11,713 नंबर 6 मीटर की जो पाइप्स होती है, वो HDPE पाइप्स को हमने पूरी तौर पर डिप्लॉय किया है। जहां आप बैठ, आप ये बात कह चुके ना पहले कुंडू जी, आप ये बात कह चुके पहले, या आपने अपनी हाजिरी लगवानी। मैं कह रहा हूं आपके वहां फ्लड नहीं आया, एक्सेसिव रेनफॉल आया है और एक्सेसिव रेनफॉल से जो नुकसान हुआ है वो SDRF में कवर होगा। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ करेक्ट। कुंडू जी आप जवाब सुन तो ना एक बार। हर चीज को उल्टा प्रोट्रे करेंगे और कहेंगे मुख्यमंत्री का गांव वहां पर आपका भी है, इनका भी है। मैं आपको इसलिए करेक्ट कर रहा हूं, सिर्फ फ्लड नहीं आया। किरण चौधरी जी ने कहा फ्लड आया तो शाम में नहर नदी नहीं टूटी, एक्सेसिव। The first word, मैडम, you said on the floor of the house, अभी मैं रिकॉर्डर से निकाल दूंगा। आप आपने पूछ लिया ना कुंडू जी, आप जवाब तो सुन लो एक बारी। कुंडू जी आप बैठिए। कुंडू जी आप बैठिए आप बैठिए। आप, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप बैठिए। नहीं, आप बैठिए। आप आइए, कोई तरीका नहीं है ये बात करने का। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके का कोई तरीका नहीं। नो, अभय सिंह, मैं ये तरीका नहीं, बार बार आप खड़े हो रहे हो, कैसे बोलेंगे? और उपाध्यक्ष महोदय, जहां अभय सिंह जी ने बात कही, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स ने सारी जगह जहां जहां हमारे बांधों पर हमें सिचुएशन लगी कि कहीं ब्रेकेज सीपेज हो सकती है, वह एडवांस प्रिपेयर्डनेस एटलीस्ट 2 जिलों के अंदर, फतेहाबाद सिरसा के अंदर करी। क्योंकि चीका जो कैथल का पार्ट था, शाहबाद जो कुरुक्षेत्र का, थानेसर जो कुरुक्षेत्र का, और अंबाला जिला, इसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल अक्यूमुलेट हुआ और तुरंत वहां पर ब्रेकेज हमें देखने को। तो उस कारण जहां इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब्स की आप बात कर रहे हैं, सिरसा में जिस दिन पहला ब्रेकेज आया था उसी दिन डायरेक्शन दे दिए गए थे। बिजली महकमे ने सारी जगह पावर कनेक्शंस भी दिए और पूरा थ्रू एंड थ्रू, मैं खुद ट्रैवल 40 किलोमीटर बांध पे करके आया था। 40 किलोमीटर O2 हेड से लेके और एलनाबाद वाले पुल तक, और उससे आगे राजस्थान बॉर्डर के 17 किलोमीटर, और ये 37 किलोमीटर एक तरफ और 37 किलोमीटर वापसी। मेरा देखा हुआ है कि दिन में भी वहां पर बल्ब जल रहे थे और तारे लगी हुई थी। दूसरी चीज की मिट्टी कभी भी ऐसी सिचुएशन में सरकार खरीद के नहीं देती। ये तो सोसाइटियल हमारी सहमति है कि सोसाइटी के अंदर बड़ा नुकसान ना हो जाए तो सहमति से हम कलेक्ट कर देते हैं। मगर जहां बात रखी गई कि वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन हुई, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कई जगह सामाजिक संस्थाओं ने, जैसे दानवीर लोग होते हैं, उनने भी तेल के पैसे दिए, और कहीं पंचायतों में फंड नहीं थे
तो डिप्टी कमिश्नर ने हर पंचायत में फंड्स बाद में पहुंचाने का काम किया है कि अगर उनके वहां पर लोकल का खर्चा हुआ है तो उसकी भरपाई करी जाए। अगर सिरसा जिले का आप डाटा लेना चाहेंगे तो मेरे पास जिले का डाटा है कि हमने 2,94,20,828 रुपया वहां की पंचायतों के खातों में भेजने का काम किया। ओनली रिहेबिलिटेशन में अगर कहीं पंचायत ने अपने खर्चे पे खाना खिलाया, पंचायत ने अपने खर्चे पे डीजल भरवाया, पंचायत ने वहां पर कट्टे खरीद कर लोगों को देने का काम किया कि मिट्टी भर लो, और कहीं ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी कि किसी का मकान घर के अंदर बना हुआ था जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं था, तो उसके अगर घर टूटा है और कोई रिहेबिलिटेट या राशन देना पड़ा तो उसके लिए पैसा सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपया सभी 12 इफेक्टेड जिलों में भेजा गया। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इनने बात करी कि पानी बहुत आया, पानी बिल्कुल आया, और पानी को क्या मैंने आपको जवाब दिया, नाम पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। कॉलिंग अटेंशन मोशन है सर, मैं जवाब दे रहा हूं। जहां घग्गर के अंदर अगर वहां पर खेती कोई किसान करता है तो सरकार को वो लिखित में देता है कि हम एक फसल का कॉम्पनसेशन सरकार से लेने का काम करेंगे। अगर पिछली फसल में घग्गर के बैंक में किसी ने कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया तो उसका पूरा कॉम्पनसेशन इस बार दिया जाएगा। जहां सनोली गौशाला की बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं खुद गया था, वहां पर कई 100 गौवंश थे, और गौवंश के अंदर अगर ये लोग फ्लड प्लेन्स में गौशाला बनाते हैं और उस गौशाला में पानी आ जाता है क्योंकि वो फ्लड प्लेन का बांध के अंदर का एरिया, तो हमने तुरंत उन गौवंशों को रिलोकेट किया। 4 गौवंशों की वहां पर डेथ हुई, और वो जो बचे गौवंश थे उनको हमने सेफली रिलोकेट करके पास की गौशाला में भेजने का काम। आपने जो प्रश्न रखा था उसके संदर्भ में उन्होंने आपका नाम लिया है, कोई आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया। नहीं, चलिए आप बोलिए, मंत्री जी आप बोलिए, कोई एलिगेशन नहीं लगाया। मंत्री जी आप अपना वक्तव्य जारी करें। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आदेश भी दे दिए गए कि वो गौशाला जो फ्लड प्लेन में बनी हुई है उस गौशाला को किस बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर रहेगा? गौ सेवा आयोग की मदद से जो ऑल्टरनेट, किस बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या आपको पता है? उसको शिफ्ट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ईश्वर सिंह जी का एक बात सुन लीजिए। ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज नॉट ए पॉइंट ऑफ प्रिविलेज। ए मेंबर शैल नॉट रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, समझ लो, टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन, टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन when a question of any motion is being put up to the house which may be hypothetical. That decision bells did not ring for that. No debate shall be allowed on a point of order. This is point of order. A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such article of constitution as regulate the business of the house and shall raise a question which is within the cognizance of the speaker. तो इसमें कोई हाउस ऑर्डर का, हाँ जी, बात सुन ले। ये इश्यू जब शुरू हुआ था तब मैंने ये बात उठाई थी सबसे पहले कि क्या हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका केवल आंसर ही आएगा या उसके ऊपर कोई गलत कहेगा तो उस पर पूछा जा सकता है। नहीं, ये डिबेट का विषय नहीं है। एक बात सुनिए, आप सुन तो ले, एक मिनट मेरी सुन ले, फिर बता देना आप। अबे जी एक बात सुन लीजिए, ये कॉल अटेंशन मोशन है। नो डिबेट इज अलाउड ऑन दिस कॉल अटेंशन मोशन, और इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती। सप्लीमेंट्री नहीं है। नो सप्लीमेंट्री हो गया, आपने पूछ लिया। हाँ, हो गया, आपने पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। सप्लीमेंट्री किसने पूछा है? किसने? सप्लीमेंट्री क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सप्लीमेंट्री नहीं है, कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछा मैंने। सिर्फ सप्लीमेंटरी नहीं होता, केवल क्वेश्चन होता है। कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है, आपने पहले पूछ लिया क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन का जो मर्जी जवाब दे दे। हाँ, वो ये आपके हाउस के अंदर आपका नहीं, हाउस में जो मर्जी जवाब दे दे। अगर एक बार सुनिए, एक बार हुड्डा साहब, एक बार सुनिए, मेरी बात सुनिए।
अगर कोई भी रिप्लाई मंत्री जी ने गलत दिया है, उसके बहुत प्रोविजंस हैं, बहुत सारे नियम हैं जिसके खिलाफ आप मंत्री जी को नोटिस दे सकते हैं। इसलिए ये डिबेट इसके ऊपर नहीं हो सकती। मैं डिबेट की नहीं बात कर रहा, ना सप्लीमेंट्री की। हाँ। लेकिन एक कन्वेंशन है, कोई भी जवाब आता है तो क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है मेंबर कोई। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये पर आप नहीं थे तो डिप्टी स्पीकर साहब थे, तो उन्होंने कहा था क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। नहीं, देखिए उन्होंने जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया उन्होंने। हाँ, जो जवाब दिया जा रहा है वो सही नहीं दिया जा रहा। नहीं, देखिए एक बार उनको आप जो वो जवाब दे, आपको अगर गलत लगता है तो आप कोई नोटिस दीजिए कि आपको गलत नहीं, नोटिस दीजिए आप। नहीं, मंत्री जी बोलिए आप। हाँ जी, दे दीजिए नोटिस, एज पर रूल्स ही होगा। हाँ जी, चौधरी ईश्वर सिंह जी ने बात करी घग्गर की कि चीका के अंदर वो ब्रीच हुई है। अगर ऐसी कोई चीज मेरे संज्ञान में तो नहीं आई कि 3 बार सेम जगह। देखिए आप रिस्पेक्टफुली बात करिए। आप चलिए, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, हाँ मैंने पढ़ ली है, कोई नहीं, कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात, चिट्ठा भी। हाँ आप कोई नहीं, मैं जवाब दूंगा आपको, जवाब दूंगा, हर चीज का जवाब दूंगा, हर चीज का जवाब दूंगा आपको, हर चीज का जवाब दूंगा। आप बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए। हाँ चलिए। अध्यक्ष महोदय, जहाँ चौधरी ईश्वर सिंह जी ने बात करी चीका की कि वहां पर एक ही पॉइंट 3 बार ब्रीच हुआ है, उसको हम तुरंत IIT का, जैसे कल्याण जी का सुझाव आया था, उनसे भी चेक करवा लेते हैं कि कारण क्या है। अगर वहां पर हमें एक्सेसिव स्टोन पिचिंग करानी लंबी लेंथ की तो भी कराएंगे। मगर जो डाटा मेरे पास आया है, घग्गर में लगभग 14 जगह नई स्टोन पिचिंग सरकार ने करवाई है, जो अधिकतम अंबाड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। और यमुना के अंदर हमारे सरकार ने यमुनानगर में 40 करोड़ रुपया स्टोन पिचिंग में, करनाल में 10 करोड़ रुपया, पानीपत में 8 करोड़ रुपया, सोनीपत में 3 करोड़ रुपया, फरीदाबाद में 2.7 करोड़ रुपया ये स्टोन पिचिंग के अंदर पिछले वर्षों में खर्चने का काम किया है। जहां रीमॉडलिंग ऑफ साइफन्स की बात है, वो एक टेक्निकल इशू है। मैं चाहूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको इमीडिएटली टेकअप कर ले कि क्यों हासी बुटाना लिंक के नीचे से जो साइफन बना गया है वहां निरंतर ब्लॉकेज आती है। क्योंकि ये चीज O2 हेड में जरूर, जब फ्लड लेवल्स बढ़ रहे थे तो हमने टेलीफोनिक भी डिप्टी कमिश्नर से चर्चा करी कि वहां पर ये जो हरा घास आया इस बार बहुत ज्यादा, उसकी ब्लॉकेज गेट्स में हुई थी। वहां लोगों ने JCBs की मदद से निरंतर उसको फ्लश आउट किया। इसी कारण था कि O2 हेड पे हम 50,000 क्यूसिक पानी के फ्लो को भी सहन कर पाए। तो कई जगह साइफन्स की क्लीनिंग अगर नहीं हुई तो ये कारण हो सकता है, मगर टेक्निकली इसको चेक करा के ही मैं फैक्ट्स बता पाऊंगा। जहां शीशपाल जी ने कहा कि ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग का, हमारे पॉलिसी है बिजली बोर्ड की, अगर आपने अपना ट्यूबवेल शिफ्ट कराना है तो जो एक्सेसिव लाइन लगेगी आपकी 100 मीटर आपने कहा शिफ्ट कराना है, तो आप उसकी फीस भरिए और तुरंत उसका ट्रांसफर की प्रोविजन सरकार ने बना रखी है। और इसके अंदर जो डिसमेंटल्ड मटेरियल है, जो तोड़ फोड़ जाता है, खंबे बदले टूटे जाते हैं, वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ता है। अगर कोई रीलोकेशन के अंदर मटेरियल यूटिलाइज होता है तो सरकार उसको यूटिलाइज करने का काम करती है। गोगी जी ने बात रखी माइनिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट की। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब, क्योंकि डिजास्टर से संबंधित नहीं था, कब कब कितनी हुई, एक डाटा तो मेरे पास आ चुका है कि 191 करोड़ रुपया, जिसमें कुरुक्षेत्र हेरिटेज सर्किट, YWS सर्कल फरीदाबाद, HKB सर्कल जगाधरी, YWS सर्कल भिवानी, YWS सर्कल जींद, YWS सर्कल करनाल, BWS सर्कल फतेहाबाद, BWS सर्कल हिसार, BWS सर्कल कैथल, BWS सर्कल सिरसा, SYL सर्कल अंबाड़ा, JLNWS सर्कल रेवाड़ी, JWS सर्कल झज्जर,
LWS सर्कल भिवानी, YWS सर्कल रोहतक, इन सब के अंदर 191 करोड़ रुपया जो हमारी इरिगेशन चैनल्स हैं और ड्रेन्स हैं, इनकी क्लीनिनेस के लिए पिछले वर्ष में खर्चा गया है। जहां बात यमुना और घग्गर की खुदाई की है, ये मैं फैक्चुअली कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में यमुना में जो माइनिंग होती है उससे डीसिल्टिंग होती है, वहां हुई होगी। घग्गर के अंदर इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं गया है, मगर सरकार ने इसके लिए एक पॉलिसी जरूर अब बनाई है फार्मर्स के लिए सेंट्रिक, और इस फ्लड्स के अंदर ही हम समझ पाए कि यमुना का जहां जहां ब्रीच हुआ है और थोड़ी जगह घग्गर का जहां ब्रीच हुआ है, किसान के फसल में सिल्ट आ गया, जिसको हम यमुना सैंड देसी भाषा में कहते हैं, आ चुका है। तो उसके लिए पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है कि अगर किसी किसान के खेत में 1 इंच रेता होगा तो किसान तुरंत उसको बेच भी सकता है, और उसके लिए उसको सरकार से सिर्फ 1 इंच सर उसका पूरा पैसा फार्मर को जाएगा, उसको ई रवाना कटवाना पड़ेगा। 1 से 3 इंच तक जो होगा वो सारा पैसा उसके बेचने का उसको मिलेगा, उसको सरकार को सिर्फ इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 3 इंच से 2 फुट तक अगर किसी के रेता चढ़ा हुआ है तो उसके अंदर 20,000 रुपया, मेवा सिंह जी एक बार सुन तो लीजिए, पॉलिसी बनाई है, 3 इंच भी दे दी हमने, 3 इंच तक भी दे दी, आप सुनी नहीं बात आपने। 1 इंच तक उसको सिर्फ ई रवाना कटाना है, 3 इंच तक उसको इन्फॉर्म करना है डिपार्टमेंट को, सारा पैसा उसका है रेते का। 3 इंच से लेके 2 फुट तक अगर उसके रेता अक्यूमुलेट हुआ है तो 20,000 रुपया तो मिनिमम उसको मिलेगा, और 20,000 रुपए के ऊपर जितने का भी रेता बिकेगा उसका 20% किसान को, 40% पंचायत को जो लोकल पंचायत है, और 40% माइनिंग डिपार्टमेंट को रेवेन्यू ऑक्शन पे जाएगा। अगर 2 फुट से ऊपर है तो इसके अंदर शेयरिंग कॉम्पनसेशन सेम रहेगी, उसके अंदर सिर्फ ये है कि प्रोपोर्शन में कॉम्पनसेशन का जो 20,000 मिलता था उसको प्रायोरिटी पे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 फुट से ऊपर जिसके खेत में आज अकोमुलेटेड है उसको टोटल का 20% वैल्यू मिलेगी। तो ये पॉलिसी सरकार ने बनाई है। नहीं, उसके अंदर 15% लैंड ओनर को मिलेगी, 42.5% ग्राम पंचायत को, और 42.5% क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है, फसल तो उसकी 15,000 रुपए SDRF की तरफ से खराब हुई, मगर वो लाखों रुपए इसमें मिल जाएंगे, तो 42.5 पंचायत और माइनिंग को जाएगा। और इसका हमने रेट भी फिक्स कर दिया है, 200 रुपए मैट्रिक टन MT इसका रेट सैंड का तय कर दिया गया है, और सरकार तुरंत इसकी जो नोटिफिकेशन है करके और किसानों को इसका लाभ देने का काम करें। ऑक्शन कराओगे? रेट फिक्स कर दिया। ऑक्शन कराओगे? रेट फिक्स कर दिया। तो किसान का इतना कम शेयर क्यों रखा आपने 15%? अगर वो बढ़ता है तो किसान की तो फसल भी गई, आगे फसल आने की उम्मीद नहीं, कम से कम 60% किसान का होना चाहिए, बाकी आप पंचायत को उसको दे दो। हुड्डा साहब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसको अमेंड करो आप। अगर हम प्रपोर्शन में बात, किसान के विरोधी है, और ऑक्शन करो, किसान को फायदा हो। चलो हमने पॉलिसी तो बनाई, आपने तो वो भी नहीं बनाई। मेरी बात सुना, मैं आप तो रहे थे, आपने तो इस एरिया में फ्लड देखे, आज तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनी। दूसरा आपने जवाब दिया, मेरे को जवाब नहीं। आपने जो सवाल था जवाब दे दिया आपने, भाई इतना इतना पैसा हमने खर्च किया ड्रेनेज में, लेकिन अध्यक्ष जी सवाल इस बात का, कागजों में तो दे दिया, पैसा भी दे दिया, ग्राउंड पे सफाई हुई है कि नहीं हुई, ये चेकिंग हुई है कि नहीं हुई? मैं फ्लड के दौरान अंबाला, शाहबाद, हरिदन में गया था, कम से कम 10 गांव में मैं गया, और वहां पंचायत ने मेरे को कहा कि 3 साल से हमारी ड्रेन की सफाई नहीं हुई, और सरस्वती की नहीं हुई, जो हासी बुटाना नहर है जो कि बहुत यूजफुल थी, वो आपने बंद ही कर दी। तो इस प्रकार से ये जो कौशल्या डैम बना है, डैम अथॉरिटी थी, उसको इंस्पेक्शन है, आप उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखो SC की, जो वहां गया उसने पहले कहा कि भाई ये डैम टूटने का खतरा है, 6 जो इसके बराज में जो डैम में जो गेट्स है, 4 तो ऑपरेटिव ही नहीं है और 4 हुए भी नहीं,
ये तो बच गए कौशल्या डैम में। कौशल्या डैम की बात मैं कह रहा हूं, ये तो पंचकुला में कौशल्या डैम, ये मेरे पास रिपोर्ट है, ये है रिपोर्ट मेरे पास, रिपोर्ट दिखाता हूं। वो कह रहे 6 में से 4 काम ही नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा और पानी आ जाता ना, हिमाचल में जैसे आ रहा है तो डैम टूट जाता, फिर पता नहीं कितनी बर्बादी होती। तो प्रिकॉशन लेने का समय है ये। हमारे साथी इंदुराज जी ने कहा पशु चारे के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को SDRF में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसमें क्लियरली लिखा गया है पशु चारा भी वो खरीद के दे सकते हैं, और एक ही उस पे कि पशु जो है वो सारे एक बाड़ी के बैठ जाइए, ये मॉनिटरिंग हर चीज पे इशू पे क्वेश्चन रेज करा कर, जहाँ बैठ जाइए बात रेणु बाला जी की थी, मैंने अभी वो पॉलिसी सेल्ट की बता दी है। गीता बुक्कल जी ने कहा कि कॉम्पनसेशन, मैंने जब भी आपको कहा था कि इट रिलेट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आज के फ्लड के संबंधित इशू नहीं है। अब जो इस क्रॉप सीजन के अंदर कोई नुकसान होगा इंश्योरी फार्मर्स का, उसको प्रॉपरली 100% कॉम्पनसेशन फ्लड इफेक्टेड एरियाज में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ हो, हम देने का काम करेंगे। जहां किरण चौधरी जी ने कहा यहाँ पे लो लाइन एरिया में सारे के सारे खेत पहले भी भरे थे, आज भी भरे हैं, डी वाटरिंग करवाई जा रही है, फसल तो वहां भी बर्बाद हुई है, घर भी, गांव भी, तालाब भी ओवरफ्लो हुए हैं। जो हमारा कॉल अटेंशन है उसमें इट वाज मेंशन्ड, हमारा कोई फ्लड अफेक्टेड नहीं, वहां पे जो जल भराव की बेमौसमी बारिश की वजह से, जल भराव होने की वजह से जो हमारे क्षेत्रों में आज भी खेत और गांव में पानी भरा है उनके बारे में, और दूसरा जो क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारा जो नहीं चला, वो ये समस्या मेरे पास आई थी कि कई जिलों में क्षतिपूर्ति के अंदर 18 तारीख जो लास्ट डेट थी उस दिन तक दिखते आई थी, उसको उठा के हमने बढ़ा के 25 कर दिया था। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के कोई ऐसा गांव नहीं है जो क्षति के अपने पूर्ति के लिए अपलोड डाटा ना कर पाए। जो आपने समस्या बताई थी ये इनिशियली आई थी कि रोहतक झज्जर के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने गांव के नाम भेजे नहीं थे और उस कारण वो डाटा अपलोड नहीं हो पाया। वो डाटा हमने खोल दिया था पूरे हरियाणा के लिए, और जैसे जैसे 4554 गांव का आज मैंने पढ़ा है कि हमारे पास किसानों का डाटा अपलोड हुआ है, तो इसका मतलब हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में अगर कोई क्षति हुई थी तो फार्मर्स ने अपलोड किया था। अगर आप चाहेंगे कि झज्जर जिला स्पेसिफिक जो डी वाटरिंग पॉलिसीज के तहत जो हमने स्कीम्स करी है, मैं सेपरेटली आपको भिजवाने का काम करूंगा। डूबा ही रहता है, सेम डूबे वाला ही एरिया है सारा। अमरजीत चला गया, अमरजीत के भी दिक्कत थी, नारनौंद में रामकुमार गौतम जी के भी थी। ये पूरी एक बेल्ट है, ये पिल्लू खेड़ा से शुरू होती है दादरी, और दादरी से फिर घूम के झज्जर जिले में ये आती है। और ये आज की नहीं है, ये समस्या दशकों की है, मगर पहली बार है कि 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमने खर्चा कि पाइपलाइन करके सोलर ट्यूबवेल लगाकर उस एरिया को डी वाटर कैसे किया जाए। आज उसका लाभ भी मिला है। कुंडू जी है, इनसे पूछ लीजिए, नारनौंद के जो ये बास खरबड़ा इन गांव में पिछले सालों के मुताबिक फसल बर्बाद नहीं हुई। और आपके भी जो गांव हैं, जो ये लगते हुए सामन के साथ साथ के गांव हैं, इनमें भी पाइपलाइन के पैसे मंजूर हो गए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे, लंबी लंबी पाइपें जानी थी। आप बताइए मोखरा में पाइपलाइन नहीं डल रही, आपके डल रही है ना, आपके डल रही है। हाँ बोल रहा है ना, 1-2 पाइप डली हैं, अजायब में डली, 1-2 मोखरा में डली है। लेकिन जो आपने जो कहा जल भराव कितना है हमारे यहाँ जल भराव कितना है। आप भी NH का काम करते हैं, किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का टाइम पीरियड तो जो जब तक जो फसल बर्बाद होगी उस फसल के कुछ मुआवजे की तो बात करो ना, उसकी गिरदावरी करो। आज भी आप कर लो, बिल्कुल दी जाएगी। पोर्टल को बंद क्यों करते हो, उसको चालू रखो ना। जिसके फसल खराबा हुआ है उसके फसल खराबे का 100% खराबा उस पोर्टल को चालू रखो, बंद क्यों, टेम्परेरी क्यों खोलते हो, 2 दिन के लिए खोल दिया, 1 दिन के लिए खोल दिया, उसको चालू रखो पोर्टल को। जवाब दे दिया था। एक करनी सिंह लेक वाला जो आपने मामला रखा कि वहां पर डॉक्टर करनी सिंह रेंज के पास एक लेक बननी थी, वो जो मेरे पास आया है कि वो PLPA संबंधित एरिया में आता है और फॉरेस्ट की परमिशन वहां पर नहीं मिली थी, इसी कारण वो जो ग्रेटर प्लान के अंदर डेवलपमेंट होनी थी लेक की वो नहीं हो पाई।
और हरिंदर कल्याण जी का जो मामला आया था, मैं बताना चाहूंगा 10 करोड़ रुपया करनाल जिले में स्टोन पिचिंग के लिए दिया गया था। और उसके बाद कई जगह, क्योंकि फ्लो बहुत था इनके, वो टापू करके गांव था, मैं देख के आया, वहां पर 20 फुट चौड़ाई का बांध यमुना के प्रेशर से कटाव में आया। और उस कटाव में से यमुना ने, जो पुरानी यमुना आज से कम 200 साल पहले करनाल शहर के पास बहा करती थी, वो रूट लिया। और उस पूरे रूट में, चाहे वो इंद्री का इलाका हो कश्यप जी का, चाहे कल्याण जी का हो, प्रॉपर उस एरिया के अंदर बहाव के साथ यमुना का फ्लो बना। जो उनका सुझाव IIT के कंसल्टेंट्स रखने का है रुड़की के, उसको जरूर सरकार विचार में लेने का काम करेगी। मैं एक डाटा जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। किसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी है नहीं करी, जो ये डीसिल्टिंग जो नहीं हुई है ट्रेन का डाटा। सेकेंडली आई आल्सो आस्क्ड यू कि कितना जो है आपने, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन आर यू गिविंग टू दोज पीपल जिनके बिल्कुल घर जो हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं, प्लस जो है वहां पे मनरेगा के और जो ये मजदूर हैं उनको भी आप दे रहे हो, किसानों को कितना दे रहे हो? ये हैड आस्क्ड यू दीज क्वेश्चंस। अध्यक्ष महोदय, सदन में कई बार इसका जवाब पहले भी दिया गया, कितना कॉम्पनसेशन दोगे? मैं दोबारा पढ़ देता हूं। अब यही रिपीटेड डाटा हर सेशन में मेरे को देना पड़ता है तो मेरे को भी खुशी। मैं बता देता हूं, अगर किसी के 25 से 33% नुकसान होगा तो उसको 9,000 रुपया वीट का, पैडी का, कॉटन का, शुगर केन का और 7,000 रुपया मस्टर्ड का और अदर क्रॉप्स का दिया जाता है। अगर वो 33 से 50 होता है तो सेम 9,000 7,000। अगर हाँ, उनको आप कितना दे रहे हो वो हम जानना चाहते हैं। और बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? और हाँ, किसान का जो है वो तो 50,000 प्रति एकड़ आपको देना चाहिए। बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। बल्कि ये जो पॉलिसी आप लेके आए हो मंत्री जी, ये पॉलिसी के अंदर किसान को जो रेता की बात आप कर रहे हो उसमें भी आप अपना हिस्सा ले रहे हो, सरकार हिस्सा ले रही है। ये ठीक बात नहीं है, उसको करने दो। एक तो उसका सारा फसल बर्बाद हो गई है, उसके ऊपर से हिस्सा भी आप ले रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। मैं एक चीज जरूर आपको रिप्लाई में बोल सकता हूं, जो आपने पूछा। कुंडू जी बैठ जाइए। कितना दे रहे? ऐसे बिना परमिशन नहीं खड़ा होना। SDRF नहीं, एक बैठ जाइए कुंडू जी। नहीं, बैठ जाइए बिना परमिशन के। नहीं कि have you taken any action against those officers or those people concerned who were responsible for not having these drains cleaned? Number one. And what kind of compensation are you giving to those people whose homes have been completely destroyed? They are absolutely trashed. Can I reply back to your questions, madam? हाँ, please do. I just got up for that reply. जहां आपने ये बोला नहीं बैठ जाइए, अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन किया जाएगा, ये डाटा मेरे को सर्कल वाइज इरिगेशन डिपार्टमेंट से आया गया है। इट डजंट रिलेट टू रेवेन्यू डिजास्टर। इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक डिवीजन वाइज किस किस पे काम हुआ, कितना किस ड्रेन पे एक्सपेंडिचर हुआ, वो डाटा मैं मंडे या ट्यूसडे तक सदन के पटल पे सेपरेटली रख दूंगा। दैट इज योर क्वेश्चन 1। नाउ योर क्वेश्चन 2 कम्स इन, किसको कितना मुआवजा दिया जाए? क्रॉप्स का आपने सुना नहीं जो मैं पढ़ रहा था। आज मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज का भी अगर चाहो तो मैं अभी ले डाउन कर दूं, नहीं तो आप SDRF की वेबसाइट से रिवाइज्ड नॉर्म्स है जिसके अंदर हमने घरों में एक्सेसिव रेनफॉल पे क्रैक्स आने पर भी मुआवजा देना शुरू किया है, जो इस साल अप्रैल से पहले कभी भी हरियाणा प्रदेश में नहीं दिया गया। अगर किसी के घर में एक्सेसिव रेनफॉल से क्रैक आ जाते थे, जो चीज मैं कुंडू जी को बोल रहा था कि आपके वहां एक्सेसिव रेनफॉल है, फ्लड नहीं है। हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार फ्लड डिक्लेयर किया गया है। इतनी बार फ्लड आया है, मगर 95 का हो, 77 का हो, 76 का हो, कभी भी हरियाणा में फ्लड डिक्लेयर नहीं किया गया। उसका एक रीजन हमने जो किया है कि बहुत से ऐसे प्राइवेट लोग हैं जो अपनी गाड़ी फ्लड इंश्योरेंस रखते हैं। एक्सेसिव रेनफॉल में उसकी गाड़ी डूबने पर इंश्योरेंस कंपनीज उसको क्लेम नहीं देती। फुटहिल्स में जितने लोग रहते हैं, ये अपने किसी की हैचरी है, किसी की फैक्ट्री है, व्यवसायों की इंश्योरेंस करा कर रखते हैं। अगर हम फ्लड डिक्लेयर ना करें तो उनको उस चीज का पैसा इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देती। दिस वाज अ रीजन
कि एक्सेसिव रेनफॉल के साथ साथ 12 जिलों को हमें फ्लड इफेक्टिव घोषित करना पड़ा। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर कुंडू जी नहीं बैठ जाइए, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी के नुकसान आता है तो उसको बैठ जाइए ऐसा नहीं, अपनी मर्जी से नहीं उठेगी। अगर देखिए बात सुनिए, अपनी मर्जी से है तो 75,000 एडिशन देखिए मैं कुंडू जी मैं आपको नेम करूंगा मैं, आप बात हाँ बिल्कुल आप बैठ जाइए, नहीं हाँ ना तो बैठ जाइए। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए। नहीं चलिए आप प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, जो ये डाटा है अगर माननीय विधायक चाहेंगे तो मैं उनको कॉपी एसडीआरएफ की दे दूंगा, क्योंकि बहुत लेंदी है और बहुत लंबी डिस्कशन, किस चीज पे कितना कितना मुआवजा दिया जाता है, इनको भी हम देने का काम करेंगे। एक कारण जरूर ओवर ईयर्स जो ये फ्लड सिचुएशन क्रिएट हुई और इस बार की हमारी पोस्ट फ्लड असेसमेंट्स में आया है, वो बहुत बड़ा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कारण। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने हमारे फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, खासतौर पर अगर मैं पंचकुला की बात करूं, आपने खुद देखा कि नेशनल हाईवे शिमला वाला कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्रीट का बनाया गया और एक तरफ का पूरा नेशनल हाईवे ये फ्लड अपने साथ बहा के ले गया। इस तरीके से 12 तो हमारे ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जो सेफगार्ड भी कहीं ना कहीं कर गए अर्बन एरियाज को डूबने से, जिसका एग्जाम्पल फतेहाबाद है। अगर फतेहाबाद का बाईपास ना बना होता तो फतेहाबाद की आधी आबादी आज जलमग्न हो। वो बांध के तौर पर हमारे सारे ऑफिसर्स ने दिन रात मेहनत कर इवन जो साइफन अंडरपासेस थे उनमें कंक्रीट की दीवारें उठाई और वो बचाव का एक कारण रहा। हमारी कई नई सड़कें हैं, लगभग 150 के आसपास ऐसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो नए पिछले फ्लड रिकॉर्डेड एरियाज के अंदर रिकॉर्डेड टाइम से अब नए इनैक्ट हुए और कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी डाइवर्जन हुई। अंबाला के अंदर आपने स्वयं देखा किस तरीके से ये असीम जी के हल्के में नेशनल हाईवे के ऊपर से, पेवा के अंदर नेशनल हाईवे के ऊपर से, जो कि 6 फुट पिछली बार के फ्लड रिकॉर्डेड से 1.5 मीटर ऊंचा बना हुआ था, उसके ऊपर से भी पानी गया। तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम चीज हुई और इसको कर्टेल कर दिया है। कर्टेल कर अधिकतम एरिया में डी वाटरिंग हो चुकी है, निरंतर पंप सेट चल रहे हैं। कहीं भी ऐसा रिहायशी एरिया नहीं है जहां आज पानी खड़ा हो। और जिन का हमारे पास क्षतिपूर्ति पे डाटा आया है, पहले पटवारी वेरीफाई करा करते थे, कानूगो वेरीफाई करा करते थे, हमने परमिशन पहले दे दी कि क्षतिपूर्ति सहायक कल सुबह से लगा के डिप्टी कमिश्नर इमीडिएटली इसको वेरीफाई कर सरकार को भेजने का काम करेंगे। नहीं हो गया। मैं एक चीज अश्योर कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, इस आपदा में चाहे वो एक्सेसिव रेनफॉल के कारण हो, चाहे इस फ्लड के कारण हो, हमारे किसी नागरिक का जानमाल का, उसकी प्रॉपर्टी का, उसके पशुधन का, उसके खेत का, उसके व्यवसाय का अगर कोई भी नुकसान हुआ है, अंडर एसडीआरएफ गाइडलाइंस हम उसकी पूरी पूर्ति करने का तुरंत काम करेंगे। बहुत बहुत